हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल माय पाठशाला। मैं हूं विशाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय पाठशाला पर। और आज हम लोग फिर से कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज के शब्दों को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास इज एक्चुअली। ये जो वर्ड एक्चुअली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये जो एक्चुअली वर्ड है, इसका मतलब होता है बीमा जोखिम का गणना करने वाला विशेषज्ञ। राइट, इसको हिंदी भाषा में कई लोग मुंशी भी बोलते हैं। राइट, इसको हिंदी भाषा में कई लोग क्या बोलते हैं? इसको हिंदी भाषा में कई लोग मुंशी भी बोलते हैं। राइट। अच्छा, देखिए, एक्चुअली की ज़रूरत क्या होती है? आपने कई इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज का नाम सुना होगा, जैसे एच हो गई, या फिर टाटा इंश्योरेंस हो गया, या फिर LIC हो गई। तो जो एक्चुअली का जो मेन काम होता है, उसका मेन काम ये होता है ये समझना कि किसी को इंश्योरेंस देने की ज़रूरत है या नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो तुरंत मरने वाला हो। राइट, अगर उसको इंश्योरेंस दे दिया गया तो कंपनी घाटे में चली जाएगी, है ना? कोई इंसान तुरंत मरने वाला और आपने उसको तुरंत इंश्योरेंस दे दिया, तो ऐसे में कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो जो एक्चुअरी होता है, उसका मेन काम ये होता है ये समझना कि किस इंसान को या फिर किस कंपनी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है या फिर नहीं करना है। क्योंकि जो कंपनी है वो अपने लॉसेस को कम से कम करना चाहती है। राइट, इसके पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, दिस इज यूज्ड एज अ नाउन। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हम लोग। सॉरी, इंग्लिश मीनिंग इज अ प्रोफेशनल हु कैलकुलेट्स फाइनेंशियल रिस्क। एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियल रिस्क के बारे में कैलकुलेशन करता है, स्पेशली फॉर इंश्योरेंस एंड पेंशन, यूजिंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करता है, प्रोबेबिलिटी का यूज़ करता है, ये जानने के लिए कि किसी इंसान को इंश्योरेंस देने की ज़रूरत है या नहीं है। इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। सिनोनिम्स आर रिस्क एनालिस्ट, इंश्योरेंस स्टैटिस्टिशियन एंड फाइनेंशियल असेसर। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो इंसान है ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस दिया जाता है तो कंपनी को कितना रिस्क होगा उसकी वजह से। एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे। एंटोनिम्स आर गैम्बलर, स्पेक्यूलेटर, लेमैन, एमेट्योर। राइट, गैम्बलर एक ऐसा इंसान हो जाए जो जुआ खेलता हो। राइट, अब सीधी सी बात है, कोई कंपनी किसी को भी इंश्योरेंस दे रही है और देखेगी कि यार प्रॉफिट होगा नहीं होगा, तो ऐसी कंपनी को हम लोग गैम्बलर ही तो बोलेंगे। स्पेक्यूलेटर ऐसे ही अनुमान लगा के दे दिया। लेमैन ऐसे ही सामान्य सा इंसान है। एमेट्योर मतलब जो किसी अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्सपर्ट इन एनीथिंग। राइट, तो जो एक्चुअली है ये इंसान तो एक्चुअल में एक एक्सपर्ट हो गया, बीमा के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में बहुत अच्छे से ये जानता है। चलिए, इसके सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली कैलकुलेटेड द प्रीमियम बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल, राइट, ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा। राइट, सांख्यिकी डेटा के आधार पर जो एक्चुअली था उसने ये कैलकुलेट किया कि भाई प्रीमियम कितना होना चाहिए। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज मंथली या फिर ईयरली आप कितने पैसे देते हो अपने इंश्योरेंस के लिए। मान लीजिए कि कोई इंसान है और उसने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि भगवान ना करे कि कभी कोई इंसान, इफ़ द पर्सन डाइज अनएक्सपेक्टेडली, तो उसमें इंश्योरेंस की जो अमाउंट होती है वो नॉमिनीज़ को दी जाती है। राइट, तो जो कंपनीज होती है वो जनरली रिस्क बेसिस पर किसको कितना प्रीमियम देना चाहिए, मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे, वो कैलकुलेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन एक्चुअली असेसेस फाइनेंशियल रिस्क फॉर इंश्योरेंस कंपनी। आई होप ये एग्जाम्पल तो अपने आप ही क्लियर है, मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास बिल्कुल भी पैसा ना बचा हो। राइट, जैसे आप यहाँ पर इस इंसान को देख कर सकते हैं। इस इंसान के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा हुआ है, उधारी में है और जेब भी इसकी पूरी तरीके से खाली है। राइट, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाएगा? ऐसे इंसान को बोला जाएगा बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ दिवालिया या फिर ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएंगे? इसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग हम लोग देखेंगे। अनेबल टू पे डेट्स ओड। राइट, जो भी उधार लिया गया था उसको चुकाने में असमर्थ। अ पर्सन और कंपनी दैट कैन नॉट मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसी कंपनी जो कि अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, जो अपने फाइनेंशियल जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको नहीं मीट कर पाती है, तो ऐसे को बोला जाता है इंसॉल्वेंट। मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसने बहुत सारा लोन लिया हुआ है, बट जो कंपनी है वो घाटे में चली गई और अपना लोन चुकाने में असमर्थ हो गई, तो ऐसे में उस कंपनी को क्या बोला जाएगा? उस कंपनी को बोला जाएगा इंसॉल्वेंट। करेक्ट। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग इसके। बैंकरप्ट, इंडेटेड, ब्रोक एंड र्यून। इंडेटेड मतलब एक ऐसा इंसान जो उधारी में हो। बैंकरप्ट का मतलब जिसके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, और र्यून मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हो। एंटोनिम्स देखेंगे। सॉल्वेंट, ऐसा व्यक्ति जो पैसे चुकाने में समर्थ हो। वेल्दी, आप सीधी सी बातें समझते होंगे, धनी व्यक्ति। प्रॉस्परस, समृद्ध इंसान। करेक्ट, मुझे नहीं लगता ये मुझे बताने की ज़रूरत है। क्रेडिट वर्दी, क्रेडिट वर्दी एक ऐसा इंसान होता है जिसको उधार दिया जा सकता है। और सीधी सी बात है यार, उधार किसको दिया जा सकता है? एक ऐसे इंसान को जिसके पास पैसा चुकाने में सामर्थ्य हो। Set examples.
द कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट ड्यू टू हैवी लॉसेस। देखिए यही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया हुआ था। ही वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। न्यायालय ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। देखिए इंसॉल्वेंट होने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है तो आपके ऊपर जितना भी लोन होता है, आपके ऊपर जितना भी वट एवर लोन दैट यू हैव टेकन, तो उसका बिल्कुल भी आपको चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज़ नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेसिमेट, राइट। जो शब्द डेसिमेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका मतलब होता है किसी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, जंगल में आग लग गई। अब जंगल में आग लग गई तो यहाँ पर देखिए क्या हो रखा है, बेचारे जानवर हैं, जो पूरा का पूरा जंगल है वो पूरा बर्बाद हो गया है ना। तो डेसिमेट जो शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? टू डिस्ट्रॉय अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देना। और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ वर्ब। इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्ब। इसको हम लोग वर्ब की तरीके यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? दैट आई विल टेल यू इन दी सेंटेंस एग्जाम्पल्स। सिनोनिम्स: डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, डेवस्टेट, एनाहिलेट। एनाहिलेट बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से बर्बाद करना। रैवेज का भी मतलब होता है बर्बाद करना। एंटोनिम्स: बिल्ड बनाना, क्रिएट भी होता है बनाना, रिस्टोर एंड प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित करना। सेंटेंस एग्जाम्पल: द साइक्लोन डेसिमेटेड द कोस्टल विलेजेस। जो समुद्र के किनारे के गांव थे उसको साइक्लोन ने, चक्रवात ने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। तो यहाँ पर जो डेसिमेटेड वर्ड है ये कैसे यूज़ हो रहा है? ये एज अ वर्ब यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। द डिजीज़ डेसिमेटेड द एनिमल पॉपुलेशन। जो बीमारी थी उसने क्या किया कि जानवरों की जनसंख्या को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मतलब जो जानवरों की जनसंख्या थी वो काफ़ी हद तक घट गई। किस वजह से? बीमारियों की वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑगस्ट। देखिए यहाँ पर ऑगस्ट जो है, इसका दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है। कैसे दो तरीके से यूज़ किया जाता है सर? पहले तो आपने अगस्त जो है महीने के रूप में ज़रूर सुना होगा। सर अगस्त का महीना आ गया, सितंबर का महीना आ गया, अक्टूबर का महीना आ गया। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, पर इसको हम लोग एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव में जब ऑगस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सम्मानित हो, बहुत ही प्रतिष्ठित हो। अब मान लीजिए कि ब्रिटेन की महारानी है, तो ब्रिटेन की महारानी बहुत ही सम्मानित हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। या फिर जो भारत के भी जो नेतागण हो गए या फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स हो गए, तो उनके लिए भी हम लोग ऑगस्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव। कैसे यूज़ करेंगे? डू नॉट वरी, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीनिंग हम लोग देखेंगे, रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव। तो यहाँ पर जब हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है एज एन एडजेक्टिव, करेक्ट। पर जब इसका यूज़ एज ए नाउन करेंगे तो इसका मतलब होता है महीने का, सॉरी साल का 8वां महीना। साल का कौन सा महीना? साल का 8वां महीना, जो कि कौन सा होता है? विच इज़ अगस्त। अब इसमें तो मुझे कोई सर अगस्त 8वां महीना क्यों होता है सर, मुझे समझा दो सर। नहीं बेटा, दिस आई वोंट बी एबल टू, करेक्ट। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, डिग्निफाइड, एमिनेंट, प्रसिद्ध, नोबल, श्रेष्ठ, वेनरेबल, जिसकी हम लोग रिस्पेक्ट कर सकें। एंटोनिम्स देखेंगे, कॉमन, सामान्य इंसान, इन्फीरियर, जो कि क्वालिटी में ख़राब हो, ऑर्डिनरी, सामान्य, अनडिस्टिंग्विश्ड। अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब जो सबसे अलग ना हो। अब जो सबसे अलग नहीं होगा वही तो सामान्य होगा। डिस्टिंग्विश्ड कौन होता है? डिस्टिंग्विश्ड कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट की हुई होती है। डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, राइट। तो ऐसे साइंटिस्ट जिसने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस किए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी खोजें की होंगी। तो अनडिस्टिंग्विश्ड एक सामान्य सा इंसान। सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ही इज़ एन ऑगस्ट मेंबर ऑफ द कमिटी, मतलब वो कमिटी का सम्माननीय सदस्य है। अब यहाँ पर अगस्त का मतलब महीने से नहीं है, अगस्त का मतलब होता है यहाँ पर सम्माननीय, राइट, ठीक है। यहाँ पर इस सेंस में इसका यूज़ किया गया। द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन अगस्त। जो कॉन्फ्रेंस है वो कब यूज़ की जाएगी? दैट वुड बी डन इन अगस्त। अब यहाँ पर जो अगस्त वर्ड है इसका मतलब है अगस्त महीने से, ठीक है। अब ये मत बोलना सर यहाँ पर महीना क्यों आ गया सर, ये तो मीनिंग से ही क्लियर करोगे ना आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। स्लिदर। जो स्लिदर वर्ड है इसका मतलब होता है सांप की तरह रेंग रेंग के चलना। जैसे आप ये सांप की आपने अगर देखा होगा तो सांप पैरों पर थोड़ी चलता है। वो सांप क्या करता है? पैरों पे नहीं चलता है, वो रेंग रेंग करके चलता है, करेक्ट। तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ वर्ब। इसको वर्ब की तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग, टू मूव स्मूथली ओवर अ सर्फेस विद अ ट्विस्टिंग मोशन लाइक अ स्नेक, मतलब स्नेक की तरीके से घूम घूम करके चलना। सिनोनिम्स दिखेंगे इसके हम लोग, स्लाइड, ग्लाइड, क्रॉल और रिकल। ये चार शब्द हैं, इसका मतलब होता है घिसट पिसट के चलना। एंटोनिम्स, स्टैंड, हॉल्ट, राइज एंड स्टेबलाइज, राइट। रुकना, उठना, खड़े होना या फिर एक ही जगह पे स्थिर रहना। तो ये जो सारे चारों शब्द हैं आपके, दीज आर द एंटोनिम्स टू द वर्ड स्लिदर। सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे इसके। सेंटेंस एग्जाम्पल्स आर, द स्नेक बिगेन टू स्लिदर अक्रॉस द रोड। जो स्नेक था, जो कि सांप था, वो रोड के ओर रेंगना शुरू कर दिया। दैट इज़ व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स। द चाइल्ड स्लिदर डाउन द मडी स्लोप। जो मडी स्लोप थी उसके नीचे की तरफ वो जो बच्चा था वो रेंगते हुए आना शुरू कर दिया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रीलांस. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैं आपसे बोलूँगा. जो फ्रीलांस है, ये एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी कंपनी के लिए फुल टाइम काम नहीं कर रहा होता. सर फुल टाइम का मतलब क्या हुआ? मतलब कि आपने एक कंपनी ज्वाइन की हुई है और आप उसी एक कंपनी में कितना काम कर रहे हो? आप 8 घंटे, 8 आवर्स या फिर 10 आवर्स काम कर रहे हो, तो आपको बोला जाएगा कि आप उस कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉई हो. बट मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एक ही साथ मल्टीपल कंपनीज़ के लिए काम कर रहा हो. जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये एक इंसान है, मार्केटिंग मैनेजर के लिए भी काम कर रहा है, पब्लिशर के लिए भी काम कर रहा है, बिजनेस ओनर के लिए भी काम कर रहा है. मतलब कि सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं काम कर रहा, और साथ ही साथ काम कैसे कर रहा है? इंडिपेंडेंट तरीके से. जैसे आप यहाँ पे देखोगे, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है. ये जो इंसान है, इसको इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करता है, इनको भी स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करता है, और यहाँ पर भी स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करता है. मतलब इनको और इनको अलग अलग रिपोर्ट कर रहा है. तो जो व्यक्ति ऐसी तरीके से काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीलांस, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति. ठीक है. पार्ट ऑफ स्पीच, इसको हम लोग नाउन के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, और वर्ब की तरीके भी यूज़ कर सकते हैं. अब कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि यहाँ पर आप सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखो. शी वर्क्स एज अ फ्रीलांस राइटर फॉर सेवरल मैगजीन्स. तो यहाँ पर जो फ्रीलांस वर्ड है, ये यूज़ हुआ है कैसे? एज एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट, ही डिसाइडेड टू फ्रीलांस इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग अ कंपनी. उसने फ्रीलांस के तरीके काम करने का सोचा, निश्चय किया, बजाय इसके कि वो कोई कंपनी ज्वाइन करे. तो यहाँ पर जो फ्रीलांस वर्ड है, ये एज अ वर्ब यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, हम लोगों ने इसके भी सिनोनिम्स डिस्कस नहीं किया, राइट. सिनोनिम्स जो हो जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, सेल्फ एम्प्लॉयड, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड ऑटोनमस. एंटोनिम्स देखेंगे, एम्प्लॉयड व्यक्ति, परमानेंट व्यक्ति, सैलरीड व्यक्ति या फिर स्टाफ. ठीक है. तो ये जो चारों शब्द आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये किसके एंटोनिम्स हो गए? ये एंटोनिम्स हो गए फ्रीलांस वर्ड के. बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पायस. इम्पायस जो शब्द है, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अधार्मिक हो. अधार्मिक देखिए, अब जैसे यहाँ पर भी है, जैसे ये हैं चर्च के फादर हैं, और ये चर्च के फादर बोल रहे हैं कि ईश्वर का सम्मान करना चाहिए और सभी तरीके के भगवानों का आदर सम्मान करना चाहिए, राइट. और लाजमी सी बात है, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, या फिर सिख धर्म हो, या फिर क्रिश्चियन धर्म हो, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति बोल रहा है, या वट एवर, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात को, राइट. तो एक तरीके से ऐसे इंसान को क्या बोला जाएगा? ऐसे इंसान को बोला जाएगा अधार्मिक व्यक्ति, राइट. तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएंगे? इसको हम लोग एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं. इंग्लिश मीनिंग क्या हो गई? शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन. मतलब भगवान या फिर धर्म के लिए अनादर का प्रकट करना या फिर सम्मान का प्रकट नहीं करना. सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, इररिलेवेंट, प्रोफेन, अनगॉडली एंड सैक्रिलेजियस. जो सैक्रिलेजियस इंसान होगा, वो एक ऐसा इंसान होगा जो धर्म का और फिर भगवान का अनादर करता हो, राइट. एंटोनिम्स देखेंगे, पायस मीन्स पवित्र, डिवाउट का मतलब होता है श्रद्धालु, रेवरेंट का मतलब होता है सम्मान करने वाला, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक इंसान. ठीक है, राइट. इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको. इसके सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. द विलेजर्स कंसीडर्ड हिज रिमार्क्स इम्पायर्स. जो विलेजर्स थे, उसने उसके स्टेटमेंट को कैसा माना? अधार्मिक माना. लाजमी सी बात है यार. देखिए, आपके व्यक्तिगत धार्मिक ओपिनियंस कुछ भी हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी समझाना शुरू कर देंगे. अगर कोई ईश्वर की आराधना करता है या फिर ईश्वर की पूजा करता है, किसी भी रूप में पूजा करता है, तब हमें और आपको किसी को भी अधिकार नहीं है उसका मजाक उड़ाने का, राइट. एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू स्पिरिचुअलिटी. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एवरीबडी हैज़ द राइट टू रिलीजन, राइट, प्रैक्टिस अ रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. तो हमें कभी भी किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. सभी धर्मों को समान भाव से देखते हुए आपस में मिलजुल करके चलना चाहिए. सेंटेंस एग्जाम्पल, इट इज़ इम्पायस टू मॉक सैक्रेड बिलीव्स. लाजमी सी बात है, किसी भी पवित्र विश्वासों को मजाक उड़ाना ऑब्वियस सी बात है, अधार्मिक है. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. स्कॉन. जो स्कॉन वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड. तो मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलोगे सर आप तो बार बार इंटरेस्टिंग चिल्लाते रहते हो. ठीक है. यहाँ पर जो वर्ड है, दिस इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. तो जो स्कॉन वर्ड, इसका मतलब होता है तिरस्कार करना या फिर उपेक्षा करना. इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब. सर नाउन कैसे यूज़ करेंगे सर, और वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? अरे बेटा, पहले इंग्लिश मीनिंग देख लो. इंग्लिश मीनिंग इज अ फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट और डिसडेन. मतलब घृणा का और मजाक उड़ाने वाला जो एक्सप्रेशन होता है, वो स्क्रॉन से किया जाता है. जैसे कि आप यहाँ पे देखो, शी लुक्ड एट हिम विद स्कॉन. उसने उसकी तरफ तिरस्कार की नज़र से देखा. तो यहाँ पर जो स्कॉन वर्ड है, दिस इज बीइंग यूज्ड एज नाउन. ठीक है. अब ही स्कॉन द ऑफर विदाउट हेजिटेशन. उसने जो ऑफर था, उसको बिना किसी हिचकिचाहट के उसको उपेक्षा कर दिया, राइट, उसको मना कर दिया. तो यहाँ पर जो स्कॉन वर्ड हो रहा है, दिस इज बीइंग यूज्ड एज वर्ब. ठीक है. यहाँ पर नाउन के तरीके से यूज हुआ था,
और यहाँ पर जो है एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। सिनोनिम्स देखेंगे कंटेम्प्ट, डिसडेन, डिरिजन एंड मॉकरी। मॉकरी मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का। एंटोनिम्स रिस्पेक्ट, आदर, एडमिरेशन मतलब किसी की प्रशंसा। प्रेज का भी मतलब होता है प्रशंसा, और एस्टीम का मतलब होता है सम्मान। सर आपको इतनी सारी मीनिंग्स का हिंदी वर्ड कैसे आता है? अरे बेटा आई वॉज फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा था, तो फिर मैंने सभी वर्ड्स का मैंने इंग्लिश का हिंदी दिमाग में अपने रट के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एवरेज, जो एवरेज वर्ड है इसका मतलब होता है लालच। मतलब इतना अथाह लालच हमारी दुनिया में, हमारे आसपास के समाज में, हमारे रिलेशन में, हमारी कई बार हमारी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पैसों का बहुत ज़्यादा लालच होता है। वो पैसों के लिए अपने सम्मान को, अपने रिश्तों को भी किनारे रखने के लिए उतावले रहते हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि try to be a person of values, not of money, ठीक है। मनी इज़ रिक्वायर्ड बट देन मोर देन मनी आई बिलीव दैट आपके जीवन की जो वैल्यूज़ होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे नाउन। इंग्लिश में नहीं देखेंगे एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटीरियल गेन। मतलब मटीरियल गेन मतलब कैसा? बहुत सारा पैसा हो, कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, उसको अपन बोलते हैं मटीरियल गेन। वेल्थ तो आपको पता ही होगा, पैसा, करेक्ट। जैसे अब यहाँ पे भी देखिए इस इंसान को कैसा बिल्कुल पैसे के चक्कर में बिल्कुल बावला बना घूम रहा है और बिल्कुल लालच से भरा हुआ है ना। इसके सिनोनिम्स देखेंगे। ग्रीड मतलब लालच, कोविटसनेस, क्यूपिडिटी एंड रेपेसिटी। ये जो मैं आपसे बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे कि ये जो तीनों वर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कोविटसनेस, क्यूपिडिटी एंड रेपेसिटी, ये तीनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप ज़रूर नोट कर लेना, एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंटोनिम्स देखेंगे। जेनरोसिटी, चैरिटी, कंटेंटमेंट एंड सेल्फलेसनेस। जेनरोसिटी मतलब आपको दान करने में कोई भी समस्या नहीं होती। चैरिटी का मतलब होता है दान करना। कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष। और जो सेल्फलेसनेस है, राइट, सेल्फलेसनेस का मतलब क्या हुआ? वो इंसान जो सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचे बल्कि पूरी दुनिया, बाकी अन्य व्यक्तियों के बारे में भी सोचता रहे। सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। हिज एवरेज लेड हिम टू एक्सप्लॉइट दी पुअर, राइट। उसका जो लालच था, उसकी वजह से वो गरीबों का शोषण, राइट, करना शुरू कर दिया। एवरेज ऑफन रिजल्ट्स इन मोरल डाउनफॉल। जो लालच होता है उसकी वजह से क्या होता है? जनरली जो होता है नैतिक डाउनफॉल, मतलब जो नैतिक रूप से इंसान गिर जाता है। लाजमी सी बात है यार, इंसान में जो सबसे बड़ी कमी होती है वो लालच ही होती है। और लालच कई बार सिर्फ पैसों का नहीं होता, लालच कई अन्य तरीक़ों से भी होता है। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, अगर आप किसी इंसान को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं विदाउट देयर फॉल्ट, तब भी वो एक तरीके से लालच हो गया, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा लालच मत करिए लाइफ में। थोड़ा बहुत लालच अच्छी बात है, बट देन लालच इस हद तक नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आप दूसरों को हार्म करने के शुरू कर दें या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज एपोजिट। अरे सर, मैंने ये तो सर ऑपोजिट होगा ना सर, ये एपोजिट थोड़ी होगा, ये तो सर ऑपोजिट होगा। मैंने तो ये वर्ड सुना हुआ है, ऑपोजिट जो वर्ड होता है इसका मतलब विपरीत होता है, राइट। इसका सर मैंने तो ये वर्ड सुना हुआ है, पर ये क्या शब्द उठा कर ले आए हो सर आप? नहीं बेटा, ऑपोजिट भी होता है और अपोजिट भी होता है। जो अपोजिट वर्ड है उसका मतलब होता है उपयुक्त, संगत या फिर उचित, राइट। इसको जैसे अगर मैं बोल दूँ रेलेवेंट, ठीक है, रेलेवेंट वर्ड आपने सुन रखा होगा, तो जो रेलेवेंट वर्ड है दैट इज सिनोनिमस टू द वर्ड अपोजिट, ठीक है। इसको हम लोग एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टीचर है, अगर वो पढ़ाते पढ़ाते एक रेलेवेंट एग्जाम्पल दे, एक संगत उपयुक्त एग्जाम्पल दे, तो उसको बोलेंगे द टीचर गिवन एपोजिट एग्जाम्पल, राइट। एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जो बच्चों के समझ में आने लायक था। अच्छा, इसके इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हम लोग, हाईली अप्रोप्रिएट और सूटेबल इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये इसकी मीनिंग हो गई एपोजिट वर्ड की। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। इसको जो सिनोनिम्स होंगे अप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, सूटेबल एंड पर्टिनेंट। पर्टिनेंट शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे दिखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। ये जो पर्टिनेंट वर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे। इसका जो एंटोनिम्स हो गया इनअप्रोप्रिएट, इररेलेवेंट, अनसूटेबल एंड इम्प्रॉपर, राइट। सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ही गेव एन एपोजिट एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। उसने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक उपयुक्त उदाहरण दिया, ठीक है। रिमार्क्स वर एपोजिट टू दी व्हाट वाज दैट? हियर रिमार्क्स वर एपोजिट टू द डिस्कशन। जो उसके रिमार्क्स थे, जो उसकी बातें थी, वो डिस्कशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त थी। कई बार डिस्कशन होता है, लोग बैठे होते हैं आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस समय जो रिमार्क्स होते हैं वो उपयुक्त ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बातें कर रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में, हम बातें कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में, और आप कुछ और ही बातें शुरू कर दें, राइट। सो वट एवर दैट वी टॉक दैट हैज़ टू बी। अब जैसे मैं ही हूँ यहाँ पे, मैं एपोजिट वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे बातें शुरू कर दूँ
मूवीज़ की यहाँ पर मैं बातें शुरू कर दूँ, गाने की, तो आप बोलोगे सर क्या इर्रेलेवेंट बातें कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो सर, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि इसी के साथ मैंने आपके लिए सारे के सारे वर्ड्स डिस्कस कर लिए हुए हैं, और 10 वर्ड्स अगेन वी हैव डिस्कस्ड, राइट। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं, करेक्ट। बस इसी के साथ जो भी आपको ये सेशन, हाउ यू फेल्ट, राइट, वट एवर योर ओपिनियंस आर, वट एवर योर फीलिंग्स आर, मेक श्योर दैट यू कॉमेंट, आप कॉमेंट ज़रूर करें। मेक श्योर दैट यू कॉमेंट इन द यूट्यूब कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई भी चीज़ है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा। आई डेफिनेटली रीड योर कमेंट, राइट। आई डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स। मैं निश्चित रूप से आपकी कमेंट्स को पढ़ूंगा। और इसके अलावा तो मेरे दिमाग में खैर कुछ नहीं चल रहा है। दैट्स ऑल गाइज। हाँ, आप लोगों ने कई बार ये बोला हुआ है कि सर, मैंने पिछली कमेंट्स आपकी पढ़ी हुई थी, तो आपने बोला कि यू गाइज वुड लाइक टू प्रेफर टैबलेट, राइट। जैसे मैं भी टैबलेट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कंपेयर टू दी बोर्ड रिकॉर्डिंग, ये बात मुझ तक पहुंची हुई है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टैबलेट में रिकॉर्डिंग करूं, तो प्लीज़ वंस अगेन कमेंट, एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, कमेंट अगेन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस। फिर से हम लोग आज के सेशन को एंड कर देते हैं, और मैं जैसे आपका हमेशा सेशन एंड करता हूँ थैंक यू नोट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय।